हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं अर्थशास्त्र के जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन पर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ही यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, उनको पहले देखेंगे। इसके बाद जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं एंड लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है। कैसा होता है? यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है न्यूनतम, बी नंबर पर है सभी एंड सी नंबर पर है अधिकतम एंड डी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है। कैसा होता है? यहाँ पर जो आपका सी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अधिकतम। ओके, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए। तो गाइस, ये आपके जो आपका चैप्टर थर्ड है उसके जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड सेकेंड चैप्टर में आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब ये है आपका जो आपका थर्ड चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपने देख लिया, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर? अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि उत्पादन का अर्थ है क्या है? उपयोगिता की हानि एंड बी नंबर पर ऑप्शन है उपयोगिता का विनाश, सी नंबर पर है उपयोगिता का सृजन एंड डी नंबर पर आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन का अर्थ है क्या है? यहाँ पर जो आपका सी नंबर पर ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, उपयोगिता का सृजन। ठीक है, उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का सृजन। ओके, ये जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में भी आपका सी नंबर ऑप्शन राइट था एंड इसके बाद दूसरा था कि उत्पादन का क्या अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? उपयोगिता का सृजन। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो क्या है उसको पढ़िए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो दिया गया है कि जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी। जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी। कैसी होगी? शून्य होगी या फिर स्थिर लागत के बराबर होगी या फिर परिवर्ती लागतों के बराबर होगी और डी नंबर पर ऑप्शन है सीमांत लागत के बराबर होगी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक बार प्रश्न को पढ़िए कि जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी। कैसी होगी? स्थिर लागत के बराबर। ओके, जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत स्थिर लागत के बराबर होगी। यहाँ पर जो आपका बी नंबर पर ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर? अच्छे से समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, जितने भी यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं।
ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप साथ ही साथ लिखते चलिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, औसत लागत वक्र का आकार होता है, कैसा होता है? बी आकार या फिर यू आकार या फिर क्षैतिज सरल रेखा या फिर ऊर्ध्व रेखा। तो औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? यहाँ पर जो आपका बी नंबर पर ऑप्शन है ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, यू आकार। ओके, औसत लागत वक्र का आकार यू आकार होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? ए नंबर पर ऑप्शन है 3, बी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 4 एंड सी नंबर पर है 5 एंड डी नंबर पर दिया गया है 6। तो वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? यहाँ पर जो आपका सी नंबर पर ऑप्शन है 5, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि जो अतिलक उत्तरीय प्रश्न है वो हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए अतिलक उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आपको तैयार करने हैं उनको देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है उसको पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है वो दिया गया है कि एक उत्पादक लाभ कैसे अर्जित करता है। ठीक है, इसको देखिए। तो किस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर देना है, देखिए आप लिखोगे कि प्रोफेसर हाले द्वारा प्रतिपादित व प्रोफेसर मार्शल द्वारा समर्थित लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है। प्रत्येक उत्पादक व्यवसाय में जोखिम रहती है। यदि उद्यमी को जोखिम वहन करने के बदले कुछ पुरस्कार नहीं मिलेगा तो वह उत्पादन कार्य के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। ठीक है, नहीं। गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट के, वो आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो गाइस, अगर सच में इस बार आपको 90+ स्कोर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ओके, होगा इतना लिखने के बाद, देखिए इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कि प्रोफेसर हाले के शब्दों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करना है। फिर आपको लिखना है कि किसी व्यवसाय का लाभ या उत्पत्ति का अवशेष जो कि भूमि श्रम एवं पूंजी के प्रतिफल के भुगतान के लिए श्रम एवं पूंजी के प्रतिफल के भुगतान करने के उपरांत अवशिष्ट रहता है, प्रबंध तथा एकीकरण का प्रतिफल न होकर उस जोखिम अथवा उत्तरदायित्व का प्रतिफल है जिसे एक व्यवसाय को चलाने वाला वहन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखकर आना है। अच्छे से क्लियर हो गया? तो आपका क्वेश्चन था कि एक उत्पादक लाभ कैसे अर्जित करता है। ओके, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप इस तरह से लिखकर आओगे। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको पढ़िए। तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है वो दिया गया है। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि परिवर्ती लागत के कोई 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, परिवर्ती लागत के कोई 3 उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन है आपका।
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे परिवर्ती लागत। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि परिवर्ती लागत के 3 उदाहरण इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट यहाँ पर है प्रत्यक्ष मजदूरी लागत, एंड सेकंड है कच्चे माल की लागत, एंड थर्ड है बिक्री कमीशन। अब देखिए पहले इस तरह से आप लिख दोगे, उसके बाद आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है प्रत्यक्ष मजदूरी लागत, इसमें आपको 2 लाइनें लिख देनी है। इसके बाद सेकंड हेडिंग डालोगे कच्चे माल की लागत, इसमें आपको 2 लाइनें लिख देनी है। एंड नेक्स्ट आपकी हेडिंग पड़ेगी बिक्री कमीशन, इसमें भी आपको 2 लाइनें लिख देनी है। अगर आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आज किया जाता है तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख कर आओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है। तो देखिए जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आपका दिया गया है कि औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय है। कई बार ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आस्क किया गया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये सारे ही बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपका तीसरा कि औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे औसत भौतिक उत्पाद। हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे औसत भौतिक उत्पाद कहते हैं। ओके, औसत भौतिक उत्पाद क्या है एक बार दोबारा से समझिए। देखिए कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे ही हम औसत भौतिक उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको पढ़िए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि कुल उत्पादन लागत क्या होता है। तो देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं। एक उत्पादक लाभ कैसे अर्जित करता है, एंड सेकंड क्वेश्चन था कि परिवर्ती लागत के कोई 3 उदाहरण, वो आपने देखे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि भौतिक उत्पाद से क्या आशय है। इसके बाद जो आपका चौथा प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि कुल उत्पादन लागत क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे कुल उत्पादन लागत, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे किसी वस्तु के उत्पादन में जो कुल धनराशि व्यय होती है। ओके, किसी वस्तु के उत्पादन में जो कुल धनराशि व्यय यानी खर्च होती है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले समस्त व्यय सम्मिलित होते हैं, कुल उत्पादन लागत होती है। समझ आ गया। कुल उत्पादन लागत क्या है एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कुल उत्पादन लागत। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो कुल धनराशि व्यय होती है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले समस्त व्यय सम्मिलित होते हैं, कुल उत्पादन लागत होती है या फिर कुल उत्पादन लागत कहलाती है, ठीक है। इस तरह से आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसके बाद अब देखिए आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं उनको समझिए, ठीक है। ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है एंड मॉडल पेपर में देखना ये क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। ओके, तो सबसे पहले जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो फर्स्ट यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी होगी उत्पादन फलन की संकल्पना। ओके, हेडिंग डालने के बाद
आप लिखोगे कि किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। किस तरह से लिखना है आपको, एक बार दोबारा से समझिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है उत्पादन फलन की संकल्पना। इसके बाद आप लिखोगे किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि उत्पादन फलन बताता है कि एक दिए तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंधकीय क्षमता की सहायता से उत्पादक द्वारा उपादानों यानी आदायों के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इस तरह से लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि यह संकल्पना केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। तो उत्पादन फलन की संकल्पना क्या है इसको समझाइए। तो आई होप अच्छे से यहाँ पर आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपको तैयार करना है, उनको भी देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद मध्यवर्ती माल का अर्थ समझाइए, ये प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। कई बार क्वेश्चन आज किया गया है बोर्ड एग्जाम में, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य मान्यताएं एवं विशेषताएं बताइए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको ये तैयार करना है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन के 3 नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, चित्र भी आपको बनाना है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के 3 नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या कीजिए, यह नियम क्यों क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये आपको तैयार कर लेने हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका तीसरा चैप्टर है उसमें आपको कौन कौन से अतिलघु उत्तरीय प्रश्न एंड लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ऐसे कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज टाइम इन द कमेंट बॉक्स, आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।